हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में, ठीक है ना, जो कि अगला लेक्चर है उसका। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं उनके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल्स है। इसके बाद में हमने क्रॉप्स के टाइप्स देखे थे। उसके बाद क्रॉप्स जो है उनके लिए मिनरल्स कौन कौन से जरूरी होते हैं और क्रॉप्स को वो कैसे मिलते हैं, वो सब चीजें देखी थी, ठीक है ना। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में। ये दोनों चीजें क्या होती है, प्लांट्स के लिए किस तरह से ये फायदेमंद है, क्यों, कैसे बेनिफिट देती है, ठीक है, और इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 है, चैप्टर 12, इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। देखो, हम बात करते हैं मैन्योर के बारे में। मैन्योर जो है वो क्या होता है, देखो, मैन्योर्स जो है कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट एब्जॉर्ब करता है और प्लांट एब्जॉर्ब करके उन्हें यूटिलाइज करता है, मतलब उनका यूज करता है नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या है, मैन्योर कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो सप्लाइज अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स और उनके जो भी मोनोमर्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस चीज से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें, ठीक है। प्रोटीन जो है वो किस चीज से बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब ये जुड़ते हैं तो बड़ी चीज बनती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं तो वो लंबी चेन कार्बोहाइड्रेट है। अमाइनो एसिड जब जुड़ करके लंबी चेन बनाते हैं दैट इज प्रोटीन। और जो फैटी एसिड होते हैं वो जुड़ के बनाते हैं क्या, फैट, ठीक है ना, वो है। तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब होते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, मिनरल्स में आते हैं, ठीक है ना। ये न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स में आते हैं। तो ये थोड़े अमाउंट में होता है मैन्योर में, और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा द प्लांट वेस्ट। मैन्योर बनाई कैसे जाती है, एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि जैसे गाय का गोबर है, काउ डंग होता है ना, उससे एनिमल एक्सक्रीटा। कई बार कई जगहों पर तो ना आजकल ना ह्यूमन एक्सक्रीटा से भी है ना मैन्योर बनाई जाने लगी है, ठीक है। ये जो प्लांट वेस्ट होता है, प्लांट की जो बची हुई पत्तियां, ठीक है ना, स्टेम, जब प्लांट का हम पूरी तरीके से यूज में ले लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह सारे निकल जाते हैं, अब प्लांट जो हो गया वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बूढ़ा होने लगेगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, प्लांट खत्म होने लगेगा। तो उसके बाद प्लांट को क्या करते हैं, हम जमीन के अंदर क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद उस प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे मैन्योर बनती है। तो मैन्योर हेल्प इन enriching the soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility। मैन्योर क्या करेगी, मैन्योर enriching soil with nutrients, ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगी सॉइल में, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर सप्लाई करेगी सॉइल में, और जिसके कारण क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ओके। उसके बाद द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इंप्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। बहुत सारा मैन्योर अगर हम डाल देते हैं सॉइल के अंदर तो उसके बाद क्या होता है, इस मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। देखो जनरली क्या होता है, सैंडी सॉइल्स ऐसी होती है, रेत वाली मिट्टी, उनके अंदर पानी टिकता नहीं है, ठीक है ना। आप डेजर्ट में जाएंगे ना, डेजर्ट में सैंडी सॉइल्स मिलती है, यहाँ पानी डालते हैं, पानी सीधा निकल जाता है वहां से, तो उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। तो अगर सैंडी सॉइल के अंदर मैन्योर डाल दिया जाए तो उसके बाद क्या होती है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी जो होता है वो ज्यादा टिकता है उनके अंदर से फटाक से निकल नहीं जाता, ठीक है। देन और मैन्योर के पॉइंट्स देखते हैं। देखो, इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स, ये तो देख लिया। इन क्लेली सॉइल्स दे आर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प टू द ड्रेनेज एंड द अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। अब देखो, हमने बात करी किसकी, एक तो हमने बात करी सैंडी सॉइल जिसके अंदर से पानी डालो फटाक से पानी निकल जाता है, एक होती है क्लेली सॉइल। ये जो क्ले होती है ना, क्ले सॉइल्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स मिट्टी के इतने पास पास में होते हैं जिसके कारण क्या होता है, बिल्कुल भी पानी इनके अंदर से नहीं जा पाता। देखो जैसे ना सैंडी सॉइल में तो क्या होता है, क्यों, मान लो पार्टिकल्स दूर दूर है तो पानी क्या होता है, इनके बीच में से होकर के निकल जाता है, क्यों, पानी इनके बीच में से निकल जाता है। अब होगा क्या,
अगर मैं बात करूं सैंडी सॉइल की, तो ये तो इसकी बात होगी, पानी तो निकल जाएगा, लेकिन अगर क्लेई सॉइल की बात करूं तो उसके अंदर पार्टिकल्स इतने ज्यादा पास पास में होते हैं ना कि वो पानी को बिल्कुल भी पास आउट नहीं होने देते। कैसे? तो अगर मैं पानी को यहाँ ऊपर की तरफ डालूंगा यहाँ पे, तो पानी यहीं पड़ा रहेगा, पानी नीचे जाएगा ही नहीं, तो पानी ऊपर ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ इस जगह पर जो प्लांट होगा उसकी रूट्स नीचे की तरफ यहाँ अगर होगी तो उसको पानी मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ कुछ ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर डाल देते हैं, तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में मैन्योर पार्टिकल्स आ जाते हैं और वो पानी को होल्ड कर सकते हैं। तो रूट्स को क्या मिलेगा, रूट को पानी मिलने लगेगा। ठीक है, अगर पानी नहीं मिलता है और पानी यहाँ ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, उसके कारण क्या होता है, पौधे की जो रूट्स होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, पानी तो ऊपर ऊपर ही पड़ा है। इसको वाटर लॉगिंग कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। अगर पानी नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करो, ऑर्गेनिक मैटर मिला दो यानी मैन्योर मिला दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी जो है वो नीचे जाने लगेगा और उसकी जो कैपेसिटी है सॉइल की, कौन सी कैपेसिटी है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, वो रह जाएगी, मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होगी। इट हेल्प टू द ड्रेंच एंड द अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। पानी को आसानी से क्या हो जाएगा, निकलने देगा, अपने अंदर से होकर के पास आउट होने देगा। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट। क्या करना है, बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी किसी ऑर्गेनिज्म से निकला है, वो एक्सक्रीटा हो सकता है, वो कुछ और दूसरा वेस्ट मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम वेस्ट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल ले रहे हैं, एनिमल का ले रहे हैं कि प्लांट का ले रहे हैं, उसके बेस पर क्या है, दो तरह के मैन्योर हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, दूसरा क्या है, ग्रीन मैन्योर। ये दो तरह के क्या हो सकते हैं, मैन्योर्स हो सकते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, ऐसी कंपोस्ट जो कि अर्थवर्म से बनती है, ठीक है, अर्थवर्म बनाता है। दूसरा ग्रीन मैन्योर जो है, आपको पता है ग्रीन क्या है, प्लांट से बन लेगी। कैसे बनेगी, डिटेल में देखते हैं इनको। देखो मैन्योर क्या है, देखो कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं। मैन्योर के अंदर द प्रोसेस इन विच farm waste material like a livestock excreta, just like a cow dung excreta. उसके बाद vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds. eradicated weeds का मतलब होता है जो हम उखाड़ करके फेंक देते हैं, प्लांट जो हमारे काम के नहीं होते, उसको बोलते हैं eradicated weeds. is decompose in pits is known as composting. अब होगा क्या, देखो livestock excreta जैसे गाय का गोबर हुआ, दूसरा है कुछ vegetable के waste, ठीक है, तीसरा है एनिमल रिफ्यूज, यानी एनिमल्स जो है उसके कुछ पार्ट्स, जैसे मान लो एनिमल्स जो है उनकी कोई स्किन हो गई, या फिर एनिमल्स का भी एक वेस्ट मटेरियल कहा जा सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट, घर से निकलने वाला जो भी कचरा है, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो गलती से ऐसी यूज में ले लेते हैं जिसको डिकम्पोज नहीं करते, हम कहते हैं कि भैया ये तो डिकम्पोज होगा ही नहीं, इसका यूज कम करो, जैसे पॉलीथीन हो गई, वो डिकम्पोज होती ही नहीं। दूसरा मान लो कोई कागज है, कोई पेपर है, वो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है, फ्रूट्स के छिलके हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद स्ट्रॉ, एडिकेटेड वीड्स, यानी कि प्लांट के कुछ वो प्लांट्स जो कि फसल को या क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उनको क्या करते हैं, पिट्स यानी गड्ढे के अंदर डाल करके उनको डिकम्पोज करवाते हैं, तो एक काले रंग का है ना सॉइल जैसा सब्सटेंस बनता है, दैट इज मैन्योर। तो वो मैन्योर है। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या, वो बहुत ज्यादा इनके अंदर मिलते हैं। इट इज कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो उस कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा खासा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे, ठीक है। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म टू hasten the process of the decomposition of plants and animal refuse। इस काम के लिए हमारा एक बहुत बढ़िया सा फ्रेंड होता है जिसका नाम है अर्थवर्म। अर्थवर्म को जनरली क्या बोलते हैं, फार्मर ऑफ फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो फार्मर होता है उसका फ्रेंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो जनरली ऐसी कंपोस्ट बनाया करते हैं अपने फील्ड्स के अंदर। तो अर्थवर्म क्या करता है, उन सबको खा करके डिकम्पोज करता है, और वो उसके बाद में वो अब जब अपना एक्सक्रीटा निकालता है, अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, वो मैन्योर बन जाता है। इट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, क्योंकि पता है अर्थवर्म जो है वो एक वर्म है, कीड़ा है, ठीक है ना, वर्म है, और उससे कंपोस्ट बनाई जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में। पीरियड ऑफ द सोइंग of the crop seeds, some plants like a sunham or guar
आर ग्रोन देन मल्चिड बाय प्लॉगिंग देम इनटू द सॉइल। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या होता है। पीरियड ऑफ द सोइंग, पीरियड का मतलब पहले, सोइंग का मतलब बोना, क्रॉप सीड्स यानी कुछ बीज बोने से पहले। कौन से प्लांट्स के? सन हेम्प, सन हेम्प को हिंदी में जूट बोलते हैं, और ग्वार। इनको बोने से पहले क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको क्या करते हैं, मल्चिड करते हैं प्लगिंग से पहले। मतलब देखो, मल्चिड का मतलब होता है पत्तियों से ढक देना। मान लो कोई क्रॉप फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी पत्तियां वत्तियां डाल दी जाती है और ढक दिया जाता है पत्तियों से, ताकि वहां पे डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। These green plants thus turn into the green manure which help to the enriching the soil in nitrogen and phosphorus। तो ये पत्तियां जो होती हैं, इनको ढकने के बाद इनसे जब धीरे धीरे मैन्योर बनने लगती है, तो मैन्योर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन अच्छा है और फास्फोरस अच्छा है। तो अब जो प्लांट्स उगेंगे, क्योंकि है ना इनके सन हेम्प और ग्वार को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा चाहिए होता है, तो हमने क्या कर दी, पहले ही पत्तियां डाल दी उसके अंदर, पत्तियां डिकम्पोज होंगी तो फास्फोरस और नाइट्रोजन कंटेंट मिट्टी के अंदर बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन कंटेंट मिट्टी के अंदर बढ़ेगा, फास्फोरस कंटेंट मिट्टी के अंदर बढ़ेगा, तो ये दोनों प्लांट्स जो होंगे वो अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी इनके पास अच्छी खासी होगी। ठीक है, ये होती है ग्रीन मैन्योर। देन देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी ये फैक्ट्रीज में बनते हैं एक्चुअली। ठीक है ना, और ये बेसिकली प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए होते हैं। इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं इनके अंदर। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये सप्लाई करते हैं मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब जनरली प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लीव्स की ग्रोथ हो गई, ब्रांचेस की ग्रोथ हो गई और फ्लावर्स का निकलना हो गया। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। तो क्या करेंगे, ये एंश्योर करता है कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, और ताकि हमें हेल्दी प्लांट्स मिले। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ अ हायर कॉस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हायर यील्ड्स यानी कि अच्छी जो यील्ड्स होती है ना, यानी अच्छी किस्में जो होती है, ठीक है, उनको बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और हाई कॉस्ट फार्मिंग यानी कि बहुत महंगे पड़ते हैं, ऐसे देखा जाए तो जो महंगी महंगी फसलें होती है ना, उनको उगाने के लिए ये यूज में लिए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, ठीक है, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजर्स जो है वो अप्लाइड किए जाने चाहिए केयरफुली और प्रॉपर डोज में, क्योंकि इनका ज्यादा अमाउंट अगर हो गया तो भी प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है, अगर कम हो गया तो भी प्लांट के लिए नुकसानदायक है। कम होगा तो कमी से प्लांट्स जो होंगे वो खराब होने लगेंगे, ज्यादा होगा तो पता है क्या होता है, कई बार कुछ मिनरल्स सॉइल में अगर ज्यादा होते हैं तो वो दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जैसे मान लो नाइट्रोजन जो है अगर वो ज्यादा है, तो सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो बेचारा प्लांट जो है उसको सोडियम मिलेगा ही नहीं। सोडियम क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा प्लांट में। तो हमें लगेगा भैया सोडियम जो है यार उसकी कमी है, सोडियम की कमी है प्लांट में। अरे सोडियम की कमी नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा है आपकी मिट्टी के अंदर, इसलिए वो सोडियम को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। तो जो मैन्योर्स जो है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है ना, दिक्कत उनकी आती है। मैन्योर्स में कोई नहीं, ऑर्गेनिक मैटर है और थोड़ी सी मात्रा में जो है वो न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ क्या होता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत है। तो इनकी प्रॉपर डोज और उसके बारे में पता होना जरूरी है कि कौन सी प्लांट को कितनी डोज मिलनी चाहिए। ठीक है, टाइम पता होना चाहिए कि कब देना है। ठीक है, ऑब्जर्विंग यानी देने के बाद प्लांट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं है। ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिकॉशंस यानी देने से पहले क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और देने के बाद में क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन, ताकि वो कंप्लीटली क्या हो, मिट्टी के अंदर पड़े रहे और यूटिलाइज हो जाए प्लांट के अंदर। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। प्लांट पूरी तरीके से उसको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लांट पे कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, प्लांट सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल समटाइम फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू excessive irrigation and they are not fully absorbed by the pollution plants। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं वॉश अवे हो जाते हैं, यानी बह जाते हैं। अगर इरिगेशन बहुत ज्यादा हो गया, इरिगेशन का मतलब पानी देना या सिंचाई करना, प्लांट को जब पानी देने की बारी आती है तो अब जरूरत से ज्यादा अगर पानी दे दोगे तो जरूरत से ज्यादा पानी क्या होगा, फील्ड से बाहर चला जाएगा, और फील्ड से बाहर जाता हुआ पानी जो है वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाएगा। प्लांट तो बेचारे ऐसे रह गए, भूखे रह गए, वो कहता है हमारा न्यूट्रिएंट कहां गया, पानी के साथ बह गया।
आप अब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, प्लांट्स जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए देखना बहुत जरूरी है कि जो इरिगेशन है वो एक्सेसिव ना हो, प्रॉपर नॉर्मली इरिगेशन जो है वो हो, सही रहेगा। ठीक है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब फिर कर नहीं पाएंगे और बह जाते हैं। द एक्सेस फर्टिलाइजर्स देन लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन। जरूरत से ज्यादा अगर फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं तो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कई बार ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत खराब है। अगर मैं बात करूं फ्लोराइड की, ना फ्लोराइड, तो पानी में ना फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है ना, तो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। राजस्थान के कई इलाकों में के अंदर पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लोराइड जैसे इसके अंदर क्या होता है, एफ, जिसको आम भाषा में ना केमिस्ट्री में हम बोलते हैं ना, 9th नंबर पे आता है। ठीक है, तो जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा अगर बहुत ज्यादा है तो होगा क्या, वहां पर दांत जो है वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्लांट्स के लिए तो एक न्यूट्रिएंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन हमारे लिए एक्सेसिव अमाउंट में फ्लोराइड जो है वो दांतों के लिए नुकसानदायक है ना। तो फ्लोराइड जो है वो जो फ्लोरीन होता है उसका आयन होता है बेसिकली, जो पानी के अंदर घुला हुआ रहता है। इसके बाद फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, और देखो ऑल्सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एन एरिया can destroy the soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used। अब होगा क्या, कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो अगर बार बार हम यूज करते रहते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी डाउन चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेनिश नहीं हो पाते। देखो करते क्या है, एक बार जो क्रॉप जो है हम बो देते हैं, सो कर देते हैं, उसके बाद जो क्रॉप काट ली जाती है, उस टाइम तक फील्ड को खाली छोड़ना होता है ताकि वहां ऑर्गेनिक मैटर की जो कमी हुई है वो वापस से रिप्लेनिश हो जाए। लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं, एक फसल बोई नहीं, उसको काटा नहीं, उधर से दूसरी फसल बोना चालू कर देते हैं। तो आपने फील्ड को फ्री कब छोड़ा? जब फ्री छोड़ा ही नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर की कमी होने लगेगी, फिर प्लांट को ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा नहीं, और बार बार क्या करते रहते हैं, ऊपर से फर्टिलाइजर्स डालते रहते हैं। तो भैया आपने फर्टिलाइजर तो डाल दिया लेकिन ऑर्गेनिक मैटर की को भी तो दूर करो ना, वो ये चीज समझते नहीं है। तो बार बार इतना सारा अगर फर्टिलाइजर्स डालने लगे हम तो क्या होगा, मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी और मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ओवरऑल क्या होते हैं, फिर जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और जो क्रॉप्स मिलती है फिर हमें अमाउंट में कम मिलती है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद अ मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। देखो एक आजकल नया ट्रेंड चला है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि सबको पता है ये केमिकल जो है वो नुकसान करते हैं, केमिकल से फर्टिलाइजर्स जो है वो नुकसान करते हैं। तो सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो भी और क्रॉप्स आए वो सारी की सारी क्या हो, केमिकल फ्री हो। तो किसानों ने भी ये चीज समझी, कहते हैं हाँ यार ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं करते, जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इज अ मिनिमल, मिनिमल का मतलब कभी हो या एकदम जरूरत पड़ जाए तो कभी हल्के फुल्के कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं। और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज अ फर्टिलाइजर्स, ना तो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं ना हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं। हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खराब प्लांट्स को हटाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खराब इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज में लिए जाते हैं। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज किया जाता है। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट जैसे स्ट्रॉ एंड द लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग वाली जो प्रोसेस है उसको फॉलो अप किया जाता है। जैसे क्या करते हैं कुछ फार्मर्स जो है वो एक तरफ क्रॉप्स उगा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं वो जो कैटल्स होते हैं ना उनको पालते हैं। अब कैटल्स क्या करेंगे, जो अपना डंग वगैरह जो होगा उनका गोबर करेंगे, उस गोबर को वो यूज कर लेंगे कहा, क्रॉप्स के अंदर एज अ मैन्योर। ठीक है, यूज ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नीम लीव्स और द टर्मरिक स्पेशली इन ग्रेन स्टोरेज एज अ बायो पेस्टिसाइड विद अ हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। देखो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया अगर फील्ड के अंदर हो, क्रॉप फील्ड के अंदर,
तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाएगा सॉइल के अंदर तो सॉइल जो होगी उसका क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, कई बार बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ना, वो एज अ बायो फर्टिलाइजर ही कहा जाता है। ठीक है, नीम लीव्स या टर्मरिक, हल्दी या नीम जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। कब? जब हमारे पास क्रॉप्स आ जाती है, उसको खराब होने से बचाने के लिए कोई केमिकल नहीं डालेंगे, नीम की पत्तियां डाल दो, वैसे कीड़े नहीं लगेंगे उसके अंदर, अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम में क्या क्या किया जाता है, देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की क्रॉप जो है वो एक ही फील्ड के अंदर बोई जाती है, तो कहता है मिक्स क्रॉप, दो तरह की क्रॉप्स एक जगह बोई जाती है, हाफ ऑफ फील्ड में एक तरह की क्रॉप्स, हाफ ऑफ फील्ड में दूसरी तरह की। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग, यानी कि इनके बीच में क्या किया जाता है, गैप रखा जाता है। ठीक है, एंड क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक ही क्रॉप बार बार नहीं बो करके अलग अलग क्रॉप्स, यानी एक बार गेहूं बो दिया, अगली बार बाजरा हो गया, तीसरी बार चना हो गया, चौथी बार गन्ना हो गया, ऐसे क्रॉप रोटेशन चलता है उनके अंदर। इससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि एक क्रॉप्स जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप बार बार एक ही तरह की क्रॉप बोगे तो उसके अंदर क्या होगा, मिट्टी के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, हर क्रॉप की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, तो अगर एक बार आपने वो क्रॉप बोई, उसके बाद दूसरी जो अलग क्रॉप होती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसकी रिक्वायरमेंट वाले जो भी ऑर्गेनिक मैटर हुआ या जो भी न्यूट्रिएंट हुआ वो तो सॉइल में पड़ा है, ले लेगी। तब तक के लिए पहली जो क्रॉप है उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस से रिप्लेनिश हो जाएंगे सॉइल में। क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बेस्ड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, इंसेक्ट जो होते हैं कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं प्लांट को। ठीक है, कई बार क्या होता है, दूसरे एक तरीके से कुछ फंगस जो होते हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं प्लांट को। तो यहां हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कुछ ऐसे अच्छे बेनिफिशियल, सुनो ध्यान रखना, कुछ अच्छे इंसेक्ट होते हैं, कुछ बुरे इंसेक्ट होते हैं, कुछ अच्छे फंगस होते हैं, कुछ बुरे फंगस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बेनिफिशियली इंसेक्ट होते हैं हम उनको यूज करते हैं वहां पे कि भैया जाओ आप क्या करो, खराब इंसेक्ट को खा जाओ। वो हमारे क्रॉप्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन खराब इंसेक्ट को खा जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरी, कुछ अच्छी फंगस होती है जो कि प्लांट की रूट्स के आसपास रहती है, वो किसी दूसरी खराब फंगस या खराब बैक्टीरिया को प्लांट के ऊपर आने से रोकती है। वो कहते हैं नहीं आपको इन्फेक्शन नहीं करने दूंगी मैं रूट को, तो वो खुद फंगस जो है वो हमारे लिए कैसी हो जाएगी, बेनिफिशियल हो जाएगी। उन्हें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। बायो का मतलब होता है जो लिविंग है, कंट्रोल का मतलब किसी दूसरे लिविंग को कंट्रोल करने वाले। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज में लिए जाते हैं। देखो उसके बाद कहते हैं ड्रॉट्स अकर्स बिकॉज ऑफ द स्कैरिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन्स। ठीक है, ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ना कब होगा, जब आप सही तरीके से सिंचाई नहीं करोगे, इरिगेशन सही तरीके से नहीं होगा, और या फिर रेन यानी बारिश नहीं आएगी। तो ड्रॉट पॉजेस दैट ट्रीट द रेन फीड फार्मिंग एरियाज। जनरली सूखा उन जगहों पर ज्यादा पड़ता है जहां पर बारिश से क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, वेयर द फार्मर्स डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। जहां पर फार्मर्स क्या होते हैं, अपनी इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश पर डिपेंड है, वो कोई आर्टिफिशियली सिंचाई नहीं करते कि कोई बाहर से कोई नहर आ रही है, कोई कैनाल आ रही है, वहां से पानी आ रहा है, नहीं, वो सिर्फ सीधा का सीधा रेन पर डिपेंड रहते हैं। तो वहां अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा जल्दी पड़ेगा। लाइट सॉइल्स हैव द लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। लाइट सॉइल जो होती है ना, हल्की मिट्टी जो होती है, लाइट सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, यानी कि वो पानी को जल्दी से क्या कर देती है, निकाल देती है अपने। In areas with the light soils, crop get adversely affected by the drought conditions. तो पानी तो निकल गया, देन उसके बाद क्या होगा, जहां अगर बारिश नहीं आई तो पानी तो निकल गया, सॉइल ने निकाल दिया, फिर प्लांट को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा नहीं, तो वो उन जगहों पर प्लांट जो है बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हैं अगर बारिश नहीं हो तो। Scientists have developed some crops varieties which can tolerate drought conditions. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, कुछ ऐसी वैरायटीज बनाई है और अभी भी बना भी रहे हैं, ठीक है, जो कि सूखे की मार को कुछ टाइम तक के लिए क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। तब तक कहीं ना कहीं कैसे न कैसे पानी का अरेंजमेंट हो जाए या बारिश आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ टाइम के लिए वो क्या कर सकती है, सूखे वाली कंडीशन को सहन कर सकती है। ऐसी वैरायटीज है जो क्रॉप्स की वो साइंटिस्ट लोग ने बनाई है, उससे प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है। तो यहां तक हमने आज बात किया है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।